जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेज हैं और मरने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, इसलिए सबकी निगाहें भी अमेरिका पर हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के हिसाब से आज सुबह 8:30 बजे तक अमेरिका में 7,64,265 कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं और 40,565 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका को लेकर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर स्थित ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुषमा नैथानी। सुषमा नैथानी उत्तराखंड की रहने वाली हैं। वह 1998 में अमेरिका गई थी। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में NBRI लखनऊ से PhD की है। सुषमा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आपको और बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। हम लोग यहाँ बैठ करके जब देखते हैं अमेरिका को, तो जो फिगर्स दिखाई देती हैं, जैसे आज हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जो फिगर्स हैं, उनके हिसाब से अमेरिका में इस समय 7,58,720 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं और 40,677 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में ही 14,451 लोगों की मौत हुई और न्यूयॉर्क स्टेट की बात करें तो 2,47,215 पॉजिटिव केसेज हैं और 18,298 लोगों की मौत हुई। ये फिगर दुनिया में अमेरिका के बाहर किसी भी देश में कोरोना पॉजिटिव केसेस से ज्यादा हैं। तो ऐसे में आप वहां अमेरिका में रहती हैं, ओरेगॉन हालांकि वेस्ट कोस्ट पे है और वहां बहुत ज्यादा, जैसे आपके यहाँ का अगर जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से 1910 पॉजिटिव केसेस और 74 लोगों की मौत हुई है। आप चीजों को किस तरह से देख रही हैं? मैं क्योंकि 10 साल शुरुआती 10 साल न्यूयॉर्क स्टेट में रही हूँ, तो न्यूयॉर्क से तो मेरा काफी घना परिचय है और न्यूयॉर्क इस वक्त जरूर कोविड की महामारी का केंद्र है अमेरिका में जी। और उसकी एक वजह यह भी है कि वो अमेरिका का गेटवे है जी। जिस लिहाज से अमेरिका की जो अर्थनीति है, वहाँ की तमाम बौद्धिकी है, उसका वो एक बहुत ही प्राइम सेंटर है। तो लोगों की आवाजाही का वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब है। आप देखते हैं कि कैलिफोर्निया में भी जैसे बहुत ढेर सारे केसेस हैं और कैलिफोर्निया ओरेगन से बिल्कुल नीचे है, लेकिन कैलिफोर्निया अभी भी न्यूयॉर्क के बराबर उस तरह का केंद्र है नहीं। और हमारी जो स्टेट है ओरेगन, वो बहुत रूरल एग्रीकल्चर स्टेट है, तो यहाँ भी बहुत कम लोग हैं। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आप आसानी से 10 बड़ी यूनिवर्सिटीज को गिन सकते हैं। हमारी पूरे राज्य में 2 या 3 यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप उसका भी अंदाजा लगाइए कि न्यूयॉर्क में किसी छोटी मोटी स्टेट के बराबर की पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो केवल एक छोटे से आप न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही मान सकते हैं कि वो चीजें हैं। जब आप न्यूयॉर्क का डेटा करते हैं तो ये न्यूयॉर्क सिटी के अलावा पूरे न्यूयॉर्क स्टेट का डेटा है, जिसमें कई शहर आते हैं। जैसे कि मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में थी, तो वो इथका नाम का एक छोटा शहर है। और न्यूयॉर्क राज्य की राजधानी भी न्यूयॉर्क सिटी नहीं है, एल्बनी है। तो ये चीजें थोड़ी समझने में मदद करेंगी। दूसरी बात ये है कि पहला केस यहाँ पर 3 महीने पहले पहला पॉजिटिव केस कोविड का आया था और ये नहीं समझा जा रहा था तब भी। मुझे लगता है कि बहुत नीति निर्माता जितने लोग हैं, उनका भी ऐसा ध्यान नहीं था कि ऐसी महामारी अमेरिका में फूटेगी। तो निश्चित रूप से उसके बारे में ऐसा दिखता नहीं है कि कोई तैयारी रही होगी। 24 फरवरी को आप देखते हैं राष्ट्रपति ट्रंप इंडिया जाते हैं, अहमदाबाद में उनकी ऑल्सो एक बड़ी रैली भी होती है और लोग बिल्कुल लगातार आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, बिजनेस मीटिंग हो रहे हैं। तो शायद इस बात का ऐसा अंदाजा किसी को नहीं था कि ये बीमारी इतने बड़े स्तर पर फूटेगी। लेकिन शायद फरवरी के अंत तक या मार्च के पहले हफ्ते में जिस तरह से चीजें बदली और मार्च 10 तक लगभग 27,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो उसके बाद से एकदम से लोग एक्शन के मोड में आ गए। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस थी, वो क्लोज हो गई। बड़ी स्पोर्ट्स की इवेंट्स थी, NBA का गेम था, तो एक एक करके बिल्कुल 2-3 दिन के भीतर चीजें कैंसिल होना शुरू हुई
और राज्य के जो अलग-अलग गवर्नर्स हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से लॉकडाउन की पहल की। जब ये सब चीज़ें हो गई तो उसके बाद फिर आप देखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप इसके बारे में एक तरह की औपचारिक घोषणा करते हैं। जब ये डिसीजन लिए जा रहे थे, तब अधिकतर लोग हालाँकि मैं भी, मेरे दूसरे कलीग्स भी, हम लोगों को लग रहा था और इस तरह का ऑफ़िशियल जो ईमेल्स थी उनका भी कंटेंट था, कि हो सकता है ये कुछ अति किस्म के कदम हों और बाद में हम इन पर हँसें कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, अगर बेवकूफ़ी में ऐसा कदम उठाया गया है तो कोई बात नहीं। लेकिन अब लगता है कि शायद वो बिल्कुल सही कदम 2-3 दिन के अंदर जो उठाए गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को बचाया है। और जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ ओरेगन में कुल मिला के अभी तक 2000 पॉजिटिव केस हैं। हमारे अपनी जो काउंटी है, समझिए इसको जिला जैसा, वहाँ 5 या 6 लोगों की मौत हुई है। तो काफ़ी एफिशिएंटली चीज़ों को मूव किया गया। और जो लॉकडाउन है हमारे यहाँ अमेरिका में, पूरे अमेरिका भर में, वहाँ पर इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मतलब पुलिस किसी को सुपरवाइज़ नहीं कर रही है कि आप लोग अपनी इच्छा से और अपने विवेक से जितना उनसे हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे रोज़ 1 या 2 घंटे की टहल के लिए जाते हैं और अलग-अलग लोग अलग-अलग समय पे जाते हैं, अपने-अपने विवेक से। और आप जा रहे हैं और रोड की मैं इस तरफ जा रही हूँ, कोई सामने से आ रहा है तो वो फट से क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। कोई यहाँ है सामने तो मुड़ के तीसरी दिशा में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें लोग अपने स्वविवेक से लगातार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बाहर जा रहे हैं, लोग दिख रहे हैं तो दूर से हाथ हिला रहे हैं, कुछ जो भी है, हाय हेलो वो भी हो रही है। तो उस तरह से लॉकडाउन मतलब वैसा लॉकडाउन नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी में भी लगातार हमारे दोस्त हैं जो सुबह-शाम वॉक के लिए जाते हैं और पूरे टाइम मतलब 24 घंटे तो घर में कोई बंद नहीं। मास्क पहनने का अभी तक कोई ऐसा ऑफ़िशियल ऑर्डर नहीं आया है। कुछ लोग अपनी इच्छा से लगा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक नहीं लगाया है और हमको समझिए 50 में से कोई 1 या 2 लोग दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि भीड़ भी बहुत कम है, हम लोग उतनी बड़ी भीड़ में नहीं जाते। दूसरी एक अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो खुले हैं, लेकिन 7 बजे से साढ़े 9 बजे तक, 10 बजे तक बाकी लोग नहीं जाते हैं। तो वहाँ सबसे पहले ग्रोसरी लेने के लिए जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो लोग हाई रिस्क के लोग हैं, वो लोग जाते हैं, ताकि उनको एकदम से साफ स्टोर मिले, किसी तरह का कोई एक्सपोज़र ना हो और फिर बाकी लोग उनके बाद जाएँ। तो ये भी एक तरह से लोगों ने अपने विवेक से ही इसको तय किया है। इसके बारे में भी कोई रूलिंग नहीं आई है। ग्रोसरी स्टोर्स ने प्रपोज़ किया और लोगों ने उसको फ़ॉलो किया। तो आप जितने मानवीय होकर इस स्थिति से निपट सकते हैं, वैसा आप कर रहे हैं। और हमारे जो नेबरहुड है, वहाँ पर जो एक ईमेल लिस्ट जैसा है, जिसमें हम लोग कभी-कभी साझी कुछ बातें करते हैं। तो वहाँ भी है कि जो लोग कोई बीमार हैं या कोई अ, कि बूढ़ा है, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो लोग बता देते हैं एक-दूसरे को कि हमारी ग्रोसरी ले आना टाइप में। और हम लोग बीच-बीच में जाके दूसरे लोग भी उनकी मदद कर देते हैं। तो ये भी एक थोड़ा लोगों को एक्कोमोडेट करने का है। कोई बीमार है तो उसको फ़ोर्सफुली कहीं किसी आइसोलेशन कैंप में नहीं ले जाया जा रहा है। अगर उनको रेस्पिरेटर की ज़रूरत नहीं है, लगातार अस्पताल में अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बुखार वगैरह है, तो लोग अपने घर के एक कमरे में अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर ले रहे हैं और फैमिली मेंबर उनके लिए खाना बना सकते हैं, उनको चीज़ें दे सकते हैं। तो स्टिल उनकी जो है जितनी भी परवाह करने की ज़रूरत है, तो उसकी सहूलियत है, ऐसा लोग बिना डर के कर पा रहे हैं। दरअसल यहाँ बैठ करके जब हम अमेरिका को देखते हैं, तो हम लोगों को ये लगता है कि अमेरिका जैसे देश में इतनी भयावह स्थिति हो गई है, जो दूसरी जगहों पे नहीं दिखाई देती है। उसके क्या कारण आपको लगते हैं? क्या उसमें पॉलिटिकल डिसीजन की दिक्कत रही या इंफ्रास्ट्रक्चर जो अमेरिका के बारे में सोचा हम लोग यहाँ बैठ के सोचते हैं, भारत के लोग सोचते हैं, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर दगा दे गया या वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से था ही नहीं, नहीं, गड़बड़ा मैं तो गया ये था? कहूँगी कि आप कह सकते हैं कि अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मज़बूत है। और जब एक बार ये हो गया कि हम लोग इस
बीमारी में फंस चुके हैं, तो बहुत रैपिड तरीके से टेस्टिंग शुरू हो गई। न्यूयॉर्क से जो खबरें आती हैं उनमें ये खबरें तक आती हैं कि वहां जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको डस्टबिन कवर्स पहनने पड़ रहे हैं, पीपीई किट्स नहीं है उनके पास। क्या ये सच है? ये बात सच है कि जो पहला हफ्ता था उसमें किसी ने नहीं सोचा था इतने लोग बीमार होंगे, और लोगों के पास जो है अस्पतालों के पास पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट नहीं थी, उनके पास नॉर्मल ग्लव्स वगैरह थे, उसकी शॉर्टेज हुई। लेकिन एक अच्छी बात जो अमेरिका के बारे में है, यहाँ प्रॉब्लम बहुत दिनों तक टिकती नहीं है। एक बार आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सरकारी स्तर पर और लोगों के अपने स्तर पर, लोगों के छोटे मोटे संगठनों के स्तर पर लोग फट से एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय होकर उस परेशानी को जितनी जल्द से जल्द खत्म हो सकता है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो हमको जैसे पता चला, हमारा जो लोकल अस्पताल है, तो एकदम से विद इन 24 आवर्स आप समझिए हमारे क्या क्या हुआ कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ढेर सारी लैब्स हैं, है ना, कम से कम 100 से ज्यादा लैब्स हैं, और हम सबके लैब में भले ही हम प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले लोग हैं, चाहे वेटनरी स्कूल है, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज है, फार्मेसी का कॉलेज है, तो जब हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो 24 आवर्स के अंदर हर लैब को अपनी इन्वेंट्री एक जगह शेयर करनी पड़ी कि हमारे पास कितने ग्लव्स हैं, कितने मास्क हैं, लैब कोट कितने हैं, सिरिंजेस कितनी हैं, और वो सारे लोगों ने 24 आवर्स के अंदर न सिर्फ इन्वेंट्री बनाई बल्कि वो सारी सामग्री इकट्ठा करके अस्पताल को दे आए। कोई पेपर वर्क नहीं, कुछ नहीं, और हमको पता है कि वो बिल्कुल रिसर्च ग्रांट से वो पैसा सब चीजें आई थी, लेकिन हमको पैसा वापस भी नहीं मिलेगा। लेकिन जितना हो सकता था एकदम से ऐसा इनिशिएटिव समझिए हमारी यूनिवर्सिटी ने लिया, है ना। उसी तरह से जब पता चला कि टेस्टिंग सेंटर जो थे सीडीसी के वो बड़ी लिमिट में थे, 2 या 3 थे, और वो जो किट बनानी थी, टेस्टिंग करनी थी, तो पहले समय जो है 5000 से 8000 की टेस्टिंग हो रही थी पहले हफ्ते में। तो फटाफट जो है ब्रॉड इंस्टीट्यूट ने शुरू किया 1 हफ्ते के भीतर। बेसिकली आपको तो आरटी-पीसीआर की मशीन चलानी है, थोड़े से प्राइमर चलाने हैं, वो सब हम लोग बीसियों सालों से करते आ रहे हैं। एनबीआरआई में भी हम लोगों ने किया आरटी-पीसीआर, आज से 20 साल 25 साल पहले, उनके पास भी सारी मशीनें हैं, सीडीआरआई के पास है। तो लेकिन यहाँ पर एकदम से चीजें मोबिलाइज हो गई। अब हमारे शहर में जो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक फैसिलिटी है, तो वो यहाँ लोगों को अपने लिहाज से रैंडम पॉपुलेशन को टेस्ट करके बड़ा डेटा इकट्ठा करने वाली है। तो होपफुली 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ये सब कसरत पूरी हो जाएगी, और उसके आधार पर फिर आप ये तय कर सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन को धीरे-धीरे खत्म किया जाए। और तो फिर यहाँ चीजें बड़ी जल्दी मूव हो गई। या सियाटल में एक प्राइवेट लैब ने जैसे इनिशिएटिव लिया 3 दिन के अंदर। तो यहाँ जब एक बार आइडेंटिफाई हो गई प्रॉब्लम, तो जो एकदम से टेस्टिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो गई, और आपको जो डेटा दिखता है कि अमेरिका में इतने लोग कोविड से संक्रमित हो गए, उसका एक रीजन ये भी है कि शायद इतने बड़े स्केल पर भारत में या दूसरे देशों में टेस्टिंग नहीं हो रही। जी। और दूसरी बात है डेटा की ट्रांसपेरेंसी। तो अमेरिकन सिस्टम जो भी है वो बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और सूचनाओं को छिपाया यहाँ आसानी से नहीं जा सकता। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कुछ डिमांड रखी थी फेडरल गवर्नमेंट के सामने कि हमें इतने वेंटिलेटर्स चाहिए और बहुत और सी चीजें। उस पर ट्रंप ने जिस तरह से रिएक्ट किया था कि आप गवर्नमेंट को बदनाम ना करिए, आप तो सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह की बातें ट्रंप ने कही थी, और उनको वो सपोर्ट जो उन्होंने मांगा था वो देने की जगह एक तरह से ये कहा गया था कि आप जो भी फेडरल गवर्नमेंट कर रही है उसका सपोर्ट करिए। तो इसे किस तरह से वहां लोग देखते हैं, ये जो गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट के बीच में जो चल रहा है? बेसिकली क्या है कि ये साल इलेक्शन का, चुनाव का साल है, और इन जनरल आप पहले भी देख चुके हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी, और जब महाभियोग हुआ तभी भी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में लंबी तनातनी है। तो बहुत ढेर सारी चीजें, पॉलिटिकल चीजें हैं कि कौन किस बात को कैसे पॉलिटिकली स्कोर करेगा, उसका हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर गवर्नर्स को काफी ऑटोनॉमी है, और डेमोक्रेसी एक व्यक्ति तक केंद्रित है नहीं। मतलब यहाँ का जो भी राष्ट्रपति है वो राजा नहीं है कि वो सारे डिसीजन बनाएगा।
तो इधर उधर की पुशिंग चलती रहती है, उसको आप सौदेबाजी, निगोशिएशन, चुनाव रैली में कैसे आप स्कोर करेंगे, अपने बेसिस को किस तरह से भरोसा दिलाएंगे कि हम इंचार्ज हैं। तो वो जो इस टैक्टिस का भी ये एक हिस्सा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि न्यूयॉर्क में शायद ऐसा नहीं है कि एकदम से अस्पतालों के पास रिसोर्स नहीं रहेंगे। बहुत लोग अलग अलग लेवल पर कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार में हैं, कुछ लोग सरकार के बाहर हैं। जो इससे निपटने की स्ट्रेटजी थी, जो ट्रंप ने जिस तरह से काम किया, उसके बाद गवर्नर्स ने, खासतौर पे ईस्ट कोस्ट जो स्टेट्स हैं एंड वेस्ट कोस्ट स्टेट्स हैं, इन लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए। वो ग्रुप्स फैसला कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ही एक्चुअली इस बात को रेकमेंड किया है कि गवर्नर्स अपने लेवल पर फैसला लें। तो ये उसी की परिणति हुई कि 3 ग्रुप बन गए, जिसमें कि ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो मिलकर फैसला कर रहे हैं और मिड वेस्ट के एक तरफ और वेस्ट इस तरफ। तो आप समझिए कि भारत से अमेरिका 6 गुना बड़ा है साइज में। जी। तो इसका फैलाव बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि शायद लॉकडाउन की जो रणनीति है, वो एकदम से सब कुछ खोलने की नहीं है। लेकिन जो आस पड़ोस के जो राज्य हैं, उनके एक दूसरे में के साथ इंटरेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। और अगर वो एक जैसी कुछ नीति बना पाएँगे तो शायद वो सभी लोग सक्सेसफुल हो पाएँगे। बाकी बात अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका जिस तरह से चीन पर आरोप लगा रहा है और जो संकेत दुनिया के ऑर्डर में बदलाव के दिख रहे हैं उस पर।